हे एवरीवन, वेलकम बैक। ये हमारी वेब डेवलपमेंट सीरीज है एंड ये हमारी सीएसएस की थर्ड वीडियो है जिसमें हम सीएसएस स्ट्रक्चर के बारे में देखने जा रहे हैं एंड समझने जा रहे हैं। अभी तक मुझे उम्मीद है कि आपको सीएसएस समझ में आ रहा होगा, इसको कैसे यूज करना है। आपको काफी कुछ पहली और सीएसएस की दूसरी वीडियो से समझ आया होगा, ठीक है। एंड यार अगेन सॉरी, मेरी इस वीडियो को आने में थोड़ा डिले हुआ, क्योंकि थोड़ा सा मतलब मैंने कल भी वीडियो रिकॉर्ड किया था लेकिन उसके आउटपुट से मैं खुद उतना खुश नहीं था और सेटिस्फाइड नहीं था। तो मुझे लगा यार फिर से रिकॉर्ड करनी चाहिए, ठीक है। तो प्लीज, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम सीएसएस का ओवरऑल स्ट्रक्चर देखेंगे एंड स्ट्रक्चर में लास्ट वाली वीडियोस में हमने देखा कि कैसे हम स्टाइल शीट को इंक्लूड करते हैं, ठीक है। दैट इज एक मेथड है बट वो बेस्ट मेथड है, इसलिए मैं आपको बार बार दिखा रहा था। लेकिन यहाँ पर अदर मेथड्स भी हैं सीएसएस को अपने एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में इंक्लूड करने का, जो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके अलावा सीएसएस में फंक्शंस क्या होते हैं, सीएसएस के शॉर्ट हैंड्स, प्रॉपर्टीज का, सीएसएस के बहुत सारी प्रॉपर्टीज का शॉर्ट हैंड होता है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। एट रूल्स सीएसएस में क्या होता है, कमेंट्स, व्हाइट स्पेस एक्सेट्रा, है ना। तो मैं अभी आपको जल्दी से अपनी स्क्रीन शेयर करके कोड एडिटर पे लेकर चलता हूँ टाइम वेस्ट के बिना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये हमारा वीएस कोड है और ये कुछ फोल्डर्स, कुछ प्रोजेक्ट्स आपको दिख रहे हैं हमारी लास्ट वीडियो से। यहाँ पर मैं एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ जिसको मैं नाम देता हूँ सीएसएस स्ट्रक्चर। सीएसएस स्ट्रक्चर एंड यहाँ पर मैं एक इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल ऐड कर लेता हूँ, एंट्री पॉइंट है हमारा प्रोजेक्ट का। एंड यहाँ पर मैं जल्दी से एक एचटीएमएल टेम्पलेट ऐड कर लेता हूँ और इसको टाइटल डाल देता हूँ स्ट्रक्चर, सीएसएस स्ट्रक्चर, ठीक है। सीएसएस स्ट्रक्चर एंड यहाँ पर मैं एक h1 टैग डाल के बोल देता हूँ सीएसएस स्ट्रक्चर एंड यहाँ पर एक पैराग्राफ भी ऐड कर लेता हूँ जिसको मैं बोलता हूँ लॉरेंट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एचटीएमएल डॉक्यूमेंट रेडी। अब मैं इसको अपने लाइव सर्वर के हेल्प से लॉन्च कर लेता हूँ, ओपन विथ लाइव सर्वर। ये आ गया हमारा, जल्दी से इसको यहाँ ले आते हैं। तो ये आ गया हमारा सीएसएस स्ट्रक्चर, ये हो गया हमारा वेब पेज लोड, आप देख सकते हो। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो स्टाइल शीट होती है, हमने अभी तक देखा एक्सटर्नल स्टाइल शीट जहां पर हम ये लिंक वाला टैग यूज करते हैं। रिलेशन होती है स्टाइल शीट, एचरेफ में हमें डालना होता है फाइल का रेफरेंस, मतलब फाइल का लोकेशन, कहाँ पे है वो फाइल। इसको भी हम रखते हैं साइड में। और मैं आपको इसके अलावा जो डिफरेंट मेथड्स हैं, दो और मेथड्स हैं जिसके हेल्प से आप सीएसएस को इंक्लूड कर सकते हो। तो एक होता है इंटरनल स्टाइल शीट, ठीक है। मैं यहाँ कमेंट डाल के मेंशन कर देता हूँ, इंटरनल स्टाइल शीट, ठीक है। इंटरनल स्टाइल शीट, इसको ऐड करने के लिए आपको कहीं कोई फाइल क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, आपको अपने एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में ही एक एचटीएमएल एलिमेंट यूज करना पड़ता है और ये एलिमेंट आपको अपने हेड के अंदर रखना होता है। तो एचटीएमएल एलिमेंट का नाम है स्टाइल। तो आप इस तरह से ये स्टाइल टैग ओपन करोगे एंड स्टाइल टैग क्लोज करोगे एंड इसके अंदर आप जो हमने स्टाइल शीट में देखा था लास्ट टाइम, वो सेम चीजें हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा जो पैराग्राफ है वो ब्लू कलर का हो जाए, मैं देता हूँ पैराग्राफ, ये हो गया हमारा सिलेक्टर। देन मैं लेता हूँ अपना, ओपन करता हूँ सीएसएस डिक्लेरेशन का ब्लॉक एंड मैं इसमें लिखता हूँ सीएसएस प्रॉपर्टी, उसको हम बोलते हैं कलर। जैसे ब्लैक तो है ही, डिफॉल्ट ब्लू, क्या हो रहा है यार, ब्लू। एंड सेव कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा सीएसएस रूल कंप्लीट एंड सेव किया एंड अपने ब्राउजर पे जाते हैं एंड हम देख सकते हैं कि हमारा पैराग्राफ ब्लू कलर का हो गया, ठीक है। तो ये होता है इंटरनल स्टाइल शीट। इसके फायदे क्या है, इसके फायदे ये हैं कि आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में काम कर रहे हो जहां पर आपको स्टाइल शीट एक्सपोज नहीं है, मतलब आप कोई फ्रेमवर्क या कोई कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम सीएमएस के साथ काम कर रहे हो या वर्डप्रेस जैसी कोई चीज के साथ काम कर रहे हो जहां पर आपको चीजें स्टाइल शीट एक्सपोज नहीं है। तो वहां पर आप इंटरनल स्टाइल शीट के हेल्प से, इंटरनल स्टाइलिंग के हेल्प से अपने एचटीएमएल एलिमेंट्स को स्टाइल कर सकते हो, ये फायदा है। तो केस वो बनता है कि आपका एनवायरनमेंट रिस्ट्रिक्टिव है, आपके पास ऑप्शन नहीं है, इसलिए आप ये इंटरनल स्टाइल शीट यूज करोगे, ठीक है। लेकिन जो बेस्ट वे है वो एक्सटर्नल स्टाइल शीट, क्योंकि क्या होता है कि हमारे वेबसाइट में मल्टीपल पेजेस होते हैं, मल्टीपल वेब पेजेस हम क्रिएट करते हैं। अब हर वेब पेज में हम सेम स्टाइल शीट, बहुत सारी चीजें होती है ना, हेडर का स्टाइल सेम होता है, फुटर का स्टाइल सेम होता है, साइड बार हो गया, उनका स्टाइल सेम होता है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हर बारी हर वेब पेज में ये स्टाइल टैग क्रिएट करके सेम स्टाइल्स को रिपीट करना पड़ेगा। अब ये क्या होता है, मतलब कोड की रिपीटेशन हो रही है, इसको बोलते हैं रिडंडेंसी, ठीक है। तो इसके से बेहतर है कि हम एक एक्सटर्नल स्टाइल शीट क्रिएट करें, वहां पर सारे कॉमन स्टाइल को लिख ले एंड उस स्टाइल शीट को अपने लिंक टैग की हेल्प से इंक्लूड कर ले सीएसएस में, है ना। तो सॉरी, एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में। ये होता है सिंपल तरीका। अब मैं आपको एक डिफरेंट बताता हूँ, दैट ये हो गया इंटरनल स्टाइल शीट। तीसरा, थर्ड जो मेथड है वो है इनलाइन स्टाइलिंग। इनलाइन स्टाइलिंग में क्या होता है, मैं इसको यहाँ पर से अभी निकाल देता हूँ या कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। इनलाइन स्टाइलिंग में क्या होता है, ये पैराग्राफ है आपका, ठीक है। सेम चीज हमें करना होता है। अब यहाँ पर इनलाइन स्टाइलिंग के लिए हमें एक एट्रीब्यूट यूज करना पड़ता है, उस एट्रीब्यूट को हम बोलते हैं स्टाइल।
स्टाइल एट्रीब्यूट, एंड यहाँ पर इसको लिखना होता है इक्वल टू, एंड ऐसे डबल कोट्स डालना पड़ता है, और इसके अंदर आप सीएसएस की प्रॉपर्टीज लिख सकते हो। ठीक है, सीएसएस की प्रॉपर्टीज, कोई भी सीएसएस प्रॉपर्टीज आप लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ कलर, कलर को मैं बोल देता हूँ पिंक। ठीक है, सेव किया। तो ये सिंटैक्स ये है, आप ध्यान से देख लो। ये सिंटैक्स ये है कि आपका ये कलर हो गया, एंड यहाँ पर बीच में एक कोलन है, एंड ये एक वैल्यू है पिंक, एंड ये सेमीकोलन। तो ये हो गया एक सीएसएस प्रॉपर्टी। अभी आप देखो कि इसका कलर पिंक हो गया, पैराग्राफ का, है ना, पैराग्राफ का कलर पिंक हो गया। अब मैं इसमें और अगर डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऐड करना चाहता हूँ तो सिंपली एक स्पेस देता हूँ, एंड मैं यहाँ पर डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऐसे लिख सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे फॉन्ट का साइज इंक्रीज करना है, तो फॉन्ट साइज, एंड उसको मुझे बनाना है 20 पिक्सल। सेव कर ली, एंड आप देखोगे फॉन्ट का साइज इंक्रीज होकर 20 पिक्सल हो गया। कलर मैं थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग ले लेता हूँ, हॉट पिंक। सेव कर ली, एंड आप देखो यहाँ पर ये पिंक कलर आ गया। तो यहाँ ये होता है इनलाइन स्टाइलिंग। अब ये जो इनलाइन स्टाइलिंग है ना, ये एकदम आपका जो जो बेस्ट वे है ना, उसका कंप्लीटली अपोजिट है, मतलब ये वर्स्ट है। तो हमें इससे बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, हमेशा अवॉइड करना चाहिए इस तरह के केसेस को। लेकिन आपका ये यूज कहाँ हो सकता है, अगेन आपका जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव है ना। आप मतलब सिर्फ एक एलिमेंट लेवल पे एक्सपोज हो, मतलब आप जिस एनवायरनमेंट में काम कर रहे हो वहां पर सिर्फ जिस सीएमएस को यूज कर रहे हो, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम को, वहां पर एकदम लिमिट में चीजें एक्सपोज है, एलिमेंट एक्सपोज है। ठीक है, वहां पर बहुत पूरा एचटीएमएल डॉक्यूमेंट भी एक्सपोज नहीं है, सिर्फ पीसेस ऑफ एलिमेंट्स एक्सपोज है। तो वहां पर आप ये स्टाइल यूज करके अपने एलिमेंट को मॉडिफाई कर सकते हो। तो वहां पर ये आप इनलाइन स्टाइलिंग का आपको बेनिफिट मिलेगा। अदरवाइज ये वर्स्ट चीजें हैं, इसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आपको देखो कि यहाँ क्या हो रहा है, ये एचटीएमएल आपका प्रेजेंटेशनल पार्ट है। ठीक है, जहां पर आप अपने डॉक्यूमेंट को स्ट्रक्चर करते हो। अब यहाँ पर इसके बीच में आपने उसको स्टाइलिंग डाल दी, तो यहाँ पर आपका जो चीजें मिक्स हो रही है आपस में, अगर बहुत ज्यादा मैं स्टाइलिंग यहाँ पर डालना शुरू कर दूं तो एकदम बेकार हो जाएगा, एंड इसकी रीडेबिलिटी भी बहुत खत्म हो जाएगी। मैं बहुत सारे एलिमेंट्स क्रिएट करूँ, बहुत सारे इनलाइन स्टाइलिंग डाल दूं, तो रीडेबिलिटी एकदम जीरो हो जाएगी, डिफिकल्ट हो जाएगा इसको रीड करना। तो इसको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, ये था एग्जाम्पल इनलाइन स्टाइलिंग का। यहाँ पे मैं इसे कमेंट डाल देता हूँ, इनलाइन स्टाइल। ठीक है, सेव कर लेते हैं, एंड मैं इस पैराग्राफ को कमेंट कर देता हूँ, क्योंकि सैंपल के लिए इसको रखते हैं यहाँ पे। अब मैं एक और पैराग्राफ क्रिएट कर लेता हूँ, लॉरम। ये पैराग्राफ डाल दी, सेव कर लिया, एंड ये आ गया हमारा नया पैराग्राफ। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ सीएसएस के कुछ स्पेशल रूल्स, जिसको हम बोलते हैं कैस्केड रूल एंड स्पेसिफिसिटी। ठीक है, तो कैस्केड रूल क्या होता है? कैस्केड रूल आपने सीएसएस में भी नोटिस किया होगा, और शायद मैं पहली वीडियो में भी बताना भूल गया कि सीएसएस इसको कैस्केड स्टाइल शीट क्यों बोलते हैं। तो सीएसएस के कुछ लैंग्वेज के रूल हैं, जिसमें से एक है कैस्केड रूल। कैस्केड का क्या मतलब होता है? अगर आप गूगल में सर्च करोगे कैस्केड, तो आपको वाटरफॉल की इमेजेस दिखेगी। ठीक है, तो कैस्केड का मतलब वाटरफॉल ही होता है। अब वाटरफॉल में आप देखोगे तो वाटरफॉल में क्या होता है कि वाटर फ्लो करता है टॉप से बॉटम की तरफ। ठीक है, और वहां पर वाटर का एक डिफरेंट डिफरेंट शेप्स भी होता है। लाइक वाटर जब ऊपर से फॉल हो रहा होता है तो कभी वो नैरो होता है, कभी वो वाइड होता है ना। तो बस वो टॉप से बॉटम फॉल करता है, एंड नैरो वाइड ऐसा चलता रहता है। तो जो उसका पाथ रहता है उसके अकॉर्डिंग वो चेंज होता रहता है। तो उसी तरह कैस्केड यही होता है, उसी तरह मतलब इस कैस्केड की तरह क्या होता है कि जब हम एक स्टाइल शीट क्रिएट करते हैं, तो जो हमारा वेब ब्राउजर है वो स्टाइल शीट को रीड करता है टॉप से बॉटम की तरफ, एंड सारे सीएसएस रूल्स को अप्लाई करना शुरू करता है टॉप से बॉटम की तरफ। मतलब जैसे जैसे उसको सीएसएस रूल्स मिलते जाते हैं, वैसे वैसे वो सीएसएस रूल को अप्लाई करता जाता है। अब मैं इसको एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिया एक पैराग्राफ। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक स्टाइल शीट क्रिएट कर लेता हूँ, जो बेस्ट है, बेस्ट वे। तो अभी से बेस्ट वे फॉलो करते हैं। स्टाइल डॉट सी एस एस, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ आपका पैराग्राफ। ठीक है, पैराग्राफ लिया, यहाँ पे मैंने बोल दिया कलर, एंड इसको बोल दिया रेड। ठीक है, अब मैं आ जाता हूँ इस पे, यहाँ पर मुझे वो स्टाइल शीट को इंक्लूड भी करना पड़ेगा। मैं लिंक टैग क्रिएट करके रिलेशन डालो स्टाइल शीट, एचरेफ डालो फाइल का लोकेशन, मैं डाल देता हूँ स्टाइल डॉट सी एस एस। सेव कर ली, एंड आ जाते हैं। अब देख सकते हो कि आपका कलर ये रेड हो गया। ठीक है, तो ये हो गया कि ये नॉर्मल हो गया रूल, मैंने एक रूल लिख दी पैराग्राफ के लिए, अब वो रेड हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं सेम एलिमेंट के लिए एक सेम स्टाइलिंग अप्लाई करता हूँ। ठीक है, मैं बोलता हूँ कलर, मैं बोलता हूँ ब्लू। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा सेलेक्टर क्या है, पी। वहां पर आप देखोगे एचटीएमएल में, तो ये रहा हमारा पी पैराग्राफ। ठीक है, तो ये हमारा पैराग्राफ एलिमेंट है, जिसको हम दो सेलेक्टर की हेल्प से, मतलब दो रूल की हेल्प से स्टाइल कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये सेलेक्टर है ना, ये दोनों सेम ही सेलेक्टर है, तो यहाँ पर ये कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। ठीक है, अभी आप बताओ, अब गैस करो कि क्या होगा। जो कैस्केड रूल कहता है कि टॉप से बॉटम है ना, टॉप से बॉटम वेब ब्राउजर आपका स्टाइल शीट रीड करता है, टॉप से बॉटम अप्लाई करता है।
तो हम जाते हैं अपने पेज पे, हम देखते हैं कि ये हो गया ब्लू कलर। तो यहाँ पर ये हुआ कि जो आपका लेटेस्ट वाला स्टाइल है जो बाद में आ रहा है उसने पुराने स्टाइल को कैंसिल कर दिया, ठीक है। आपका जो पुराना स्टाइल था वो अप्लाई तो हुआ था, लेकिन जैसे ये रीड हुआ ये अप्लाई हो गया, इसने इसको कैंसिल कर दिया। इसको बोलते हैं कैस्केड रूल। समझ गए होगे? अगर समझे हो तो कमेंट करके बताओ। इसको बोलते हैं कैस्केड रूल। अब मैं दूसरा रूल बताता हूँ जो सीएसएस लैंग्वेज का, वो है स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी क्या होता है? अब मैं सेम एग्जांपल में, चलो मैं इसको कमेंट मार देता हूँ, चलो कमेंट नहीं मारता, इसको सेव ही रखता हूँ। एंड मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक क्लास एट्रीब्यूट डालता हूँ, क्लास सेलेक्टर क्रिएट करता हूँ। इसको मैं बोलता हूँ पैरा। पैरा ऐसे करके पैरा, पैराग्राफ के लिए क्लास क्रिएट करती हूँ पैरा। अब मैं स्टाइल शीट पे जाता हूँ एंड यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, पी हटाकर क्लास सेलेक्टर यूज करता हूँ। क्लास सेलेक्टर पैरा, सेव कर ली। अब बताओ क्या होगा इसमें? तो आप दिमाग लगाओगे, ओके कैस्केड रूल है तो कैस्केड रूल के अकॉर्डिंग ब्लू कलर का होना चाहिए, ठीक है। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ एंड आप ब्राउजर पे जाओ, वाह क्या हो गया, ये रेड कलर का है। तो ये ब्लू कलर का नहीं है, यहाँ पे कैस्केड रूल का क्या हो गया? तो कैस्केड रूल तो वर्क करता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। टॉप से बॉटम जैसे जैसे स्टाइल्स अगर सेम हो रहा है या कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, जहाँ पे पुराने वाले स्टाइल्स कैंसिल होंगे, नए वाले अप्लाई होंगे। लेकिन सीएसएस की स्पेसिफिसिटी एक रूल है। स्पेसिफिसिटी क्या कहती है? स्पेसिफिसिटी बोलती है कि जिसकी स्पेसिफिक जो वैल्यू होती है वो ज्यादा होगी वो अप्लाई होगी। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है कि हमने एक सेलेक्टर लिया, एक पैरा सेलेक्टर लिया, पैराग्राफ लिया। अब ये टारगेट किसको कर रहे हैं? सेम एलिमेंट को, पैराग्राफ को ही टारगेट कर रहे हैं। यहाँ पे कलर रेड अप्लाई किया, यहाँ पे कलर ब्लू अप्लाई किया। तो यहाँ पर हुआ ये कि पैराग्राफ जो है इसकी स्पेसिफिसिटी वैल्यू ज्यादा है एलिमेंट सेलेक्टर के कंपैरिजन में, ठीक है। तो यहाँ पर फिफ्थ लाइन पे जो एलिमेंट सेलेक्टर है इसके कंपैरिजन में पैराग्राफ की स्पेसिफिसिटी वैल्यू बहुत ज्यादा है, ठीक है। इस वजह से पैराग्राफ अप्लाई होती है, क्लास सेलेक्टर अप्लाई होता है और पैराग्राफ अप्लाई नहीं होता। तो हम आगे और भी डिफरेंट एग्जांपल्स देखेंगे आने वाले वीडियोस में, बहुत सारे ऐसे सिनेरियोज आएंगे जो आपको समझ में आएगा, है ना। तो ये होती है स्पेसिफिसिटी। होपफुली आपको समझ आया। अभी नेक्स्ट हम क्या, मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ, नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ सीएसएस फंक्शंस के बारे में। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ सीएसएस कमेंट्स क्या होता है। जैसे जैसे एचटीएमएल में हम कमेंट्स क्रिएट कर रहे हैं चीजों को समझने के लिए, फॉर एग्जांपल इस पैराग्राफ में हमने इनलाइन स्टाइल लिखा, इसको समझने के लिए मैंने कमेंट ऐड किया इनलाइन स्टाइल। जहां पर मैंने एक इंटरनल स्टाइल क्रिएट किया, इसको समझने के लिए मैंने स्टाइल ऐड किया इंटरनल शीट। उसी तरह सीएसएस में भी आप कमेंट्स ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इसको समझने, ये हमारा कौन सा है, ये हमारा है इसके लिए क्या, स्पेसिफिसिटी के लिए, ठीक है। तो स्पेसिफिसिटी का ये एग्जांपल है, तो आप कमेंट ऐड कर सकते हो ये स्पेसिफिसिटी का एग्जांपल है एंड वेब ब्राउजर कमेंट्स को इग्नोर कर देता है। तो उसके लिए आप क्या करना है, उसके लिए आपको डबल स्लैश डालना है, सब डबल स्लैश के बीच में दो एस्ट्रिक डालना है। अब इसे सेपरेट कर लो, तो ये हो गया स्टार्टिंग ऑफ द कमेंट, ये हो गया एंड ऑफ द कमेंट। अब यहाँ बीच में आप कुछ भी लिख सकते हो, मल्टी लाइन्स, ठीक है। तो ये होता है कमेंट्स जो ब्राउजर आपका इग्नोर करेगा। तो ये हमारा स्पेसिफिसिटी का एग्जांपल है, मैं लिख देता हूँ स्पेसिफिसिटी। ये हो गया स्पेसिफिसिटी एग्जांपल, ये हो गया स्पेसिफिसिटी एग्जांपल, काम हो गया हमारा, इसलिए मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ। आप कीबोर्ड का शॉर्टकट यूज कर सकते हो कमेंट क्रिएट करने के लिए, जिसके लिए आपको प्रेस करना होगा कंट्रोल स्लैश। तो कंट्रोल ऐसे, कंट्रोल अगर मैक है तो कमांड प्लस स्लैश, कंट्रोल स्लैश, कंट्रोल प्लस स्लैश प्रेस करो, आपका कमेंट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जैसे मैं इसको एक बार पूरा सिलेक्ट करता हूँ एंड कंट्रोल स्लैश, तो ये हो गया मेरा पूरा कमेंट, ठीक है। ये हो गया हमारा स्पेसिफिसिटी एग्जांपल। हाँ, तो नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ सीएसएस फंक्शंस के बारे में, ठीक है। सीएसएस फंक्शंस क्या होते हैं? तो सीएसएस लैंग्वेज में कुछ फंक्शंस होते हैं, बिल्ट इन फंक्शन, जिसका यूज करके हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ यहाँ पर, मैं आपको एक ब्लॉक क्रिएट करके दिखाता हूँ, ठीक है। एक बॉक्स क्रिएट करता हूँ जिसके लिए मैं एक एलिमेंट ऐड करने जा रहा हूँ, डिव। तो अभी तक मैंने अगर आपको इस डिव के बारे में नहीं बताया, तो डिव का सिनेरियो ऐसा है कि जब आपको समझना है, या आपका जैसे जो सेमेंटिक एलिमेंट्स होते हैं वहाँ वो हम कौन से केसेस में यूज करते हैं, जहां पर जो चीजें सुटेबल होती है, हेडर के लिए हम सेमेंटिक एलिमेंट्स यूज करते हैं, हम सेक्शंस के लिए सेमेंटिक एलिमेंट्स यूज करते हैं, मेन एरिया के लिए सेमेंटिक एलिमेंट्स यूज करते हैं। लेकिन जहां पर आप समझ ना पाओ या सोच ना पाओ या इमेजिन ना कर पाओ, उस केसेस में आप डिव यूज कर सकते हो, डिव एलिमेंट यूज कर सकते हो। बेसिकली आप इसको डिवीजन भी बोल सकते हो। तो जब आपको डिविजन करना होता है एंड कुछ भी विजर्ड्स क्रिएट कर रहे हो, आइकन्स क्रिएट कर रहे हो, सिंबल कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, तो उस केस में आप डिव्स यूज कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ डिव, तो इस डिव को मैं एक क्लास एट्रीब्यूट देता हूँ, बोलता हूँ इसका क्लास है बॉक्स। इसको सेव कर लेता हूँ, स्टाइल शीट में मैं जाता हूँ एंड मैं सेलेक्टर यूज करता हूँ बॉक्स, ये रहा मेरा सीएसएस डिक्लेरेशन ब्लॉक। अब मैं इसके अंदर सीएसएस प्रॉपर्टीज डालता हूँ, तो ये शायद मैं आपके सामने पहली बार डाल रहा हूँ विथ। तो विथ एक प्रॉपर्टी जहां पर मैं मेंशन कर सकता हूँ बॉक्स का विथ 100 पिक्सल, ठीक है, नॉट परसेंट, पिक्सल, 100 पिक्सल। मैं इसकी हाइट डाल देता हूँ 100 पिक्सल, और लेट्स
नॉट 100, 200 करते, थोड़ा बड़ा बनाते, 200 पिक्सल, ये हो गया विड्थ एंड हाइट। अब यहाँ पर मैं इसको सेव कर लेता हूँ एंड देखता हूँ कि कुछ नहीं दिख रहा, एक्चुअली बॉक्स है बट बॉक्स आपको दिख नहीं रहा है क्योंकि हमने कुछ कलर या ऐसा कुछ डाला नहीं है बॉक्स में, तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। तो मैं इसका बैकग्राउंड कलर डाल देता हूँ, बैकग्राउंड मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ब्लू, सेव किया एंड आप देख सकते हो कि हमें एक ब्लू कलर का बॉक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो ये स्क्वायर जैसा आ गया, अब ये ब्लू कलर बॉक्स है। तो सीएसएस फंक्शन क्या होता है? सीएसएस फंक्शन ये होता है कि ये आपको कुछ फीचर्स देता है जो आप यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल एक प्रॉपर्टी है जैसे जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्म। तो ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी ज्योमेट्री से रिलेटेड चीजें करती है। जैसे मैं चाहता हूँ कि ये मेरा जो बॉक्स है वो रोटेट हो जाए, मतलब किसी एंगल में रोटेट हो जाए, लेट्स से 30 डिग्री या 40 डिग्री, 60 डिग्री, है ना। तो ये सीएसएस ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं हम। एंड यहाँ पर हमें लिखना होता है रोटेट फंक्शन, जो कि हमारा रोटेट फंक्शन। अब मैं चाहता हूँ ये रोटेट हो जाए कुछ 30 डिग्री, तो मतलब 30 एंड डिग्री, 30 डिग्री, सेव कर ली एंड ये आप देखोगे ये हमारा बॉक्स रोटेट हो गया। इसी तरह आप 30, 40, 60, 180 तक रोटेट कर सकते हो इसका, है ना, 360 तक रोटेट कर सकते हो। तो ये होता है हमारा, ये एग्जाम्पल था सीएसएस फंक्शन का। एक और एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर जाता हूँ और H1 से पहले मैं एक हेडर डालता हूँ, ठीक है, हेडर, हेडर क्रिएट करता हूँ। अब हेडर में मैं चाहता हूँ कि हेडर का कलर, तो इसके लिए मैं हेडर एलिमेंट ही यूज करता हूँ, सेलेक्टर। यहाँ पर मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ हेडर एंड यहाँ पे मैं बोल देता हूँ विथ। तो विथ में डालता हूँ 100%, मतलब जो भी मेरे स्क्रीन का साइज है उतना परसेंट रहे, मतलब आप ये छोटा हो सकता है बड़ा, जितना भी हो ये हमेशा 100% रहेगा। हाइट में डाल देता हूँ 60 पिक्सल, सेव कर लेता हूँ। इसमें कलर भी डालनी पड़ेगी, तो कलर में डाल देता हूँ, बैकग्राउंड कलर में डाल देता हूँ ब्लैक कलर, ठीक है, सेव कर ली। तो ये आ गया हमारा ब्लैक कलर। अब आप देख सकते हो कि एक हेडर जैसा क्रिएट हो गया, वेब पेज का हेडर। अब मैं चाहता हूं कि मैं इस हेडर का 200 पिक्सल राइट साइड से, मतलब राइट साइड से 200 पिक्सल यूज करूं मेन्यूज क्रिएट करने के लिए, ठीक है। मुझे नहीं पता इसका साइज क्या है, मुझे नहीं पता क्या डायमेंशन कैलकुलेशन, मुझे आइडिया समझ में नहीं आ रहा। मैं बस चाहता हूं कि मैं इस हेडर का 200 पिक्सल राइट साइड से यूज करूं मेन्यूज क्रिएट करने के लिए। तो इसके लिए आपको सीएसएस एक बहुत ही अमेजिंग फंक्शन प्रोवाइड करता है जिसको हम बोलते हैं कैलसी। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, हेडर के अंदर मैं एक डिफ डालता हूँ डिवीजन क्रिएट करने के लिए, जो लेफ्ट पार्ट होगा, ठीक है। तो इस डिफ को मैं कुछ नहीं करता, अभी मैं इसको डिव ही रहने देता हूँ और इसमें डिसेंडेंट सेलेक्टर डालता हूँ, ऐड करता हूँ हेडर, हेडर एंड देन स्पेस डिव। तो ये हो गया हमारा डिसेंडेंट सेलेक्टर। अब मैं बोलता हूँ विथ, ठीक है। तो हमारा जो पेरेंट है वो है हेडर, उसका विथ है 100%, उसके अंदर ये चिल्ड्रन है डिव। अब मैं चाहता हूँ कि इसका 100% अगर मैं डालूँ, 100% हाइट डाल देता हूँ सेम ही 60 पिक्सल, एंड बैकग्राउंड कलर में डाल देता हूँ हॉट पिंक, ठीक है, सेव कर ली। अब देखो कि हमारा जो ब्लैक कलर का हेडर था वो कंप्लीटली ढक गया, क्योंकि मैंने सेम मेजरमेंट्स डाल दिए, लाइक जो विथ एंड हाइट है वही मैंने डिव को भी डाल दिया, तो ये पूरा पूरा पीछे चला गया, वो दिख नहीं रहा है। तो अब मैं जो बोल रहा था कि मैं सिर्फ चाहता हूँ कि मैं इसका 200 पिक्सल यूज करूँ मैन्यूज क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ से 200 पिक्सल छोड़ना चाहता हूँ, उसके लिए मैं डिव को क्या बोलता हूँ, ओके डिव, तुम्हारा जो 100% है वो तो ठीक है, 100% रख के उसमें से माइनस कर दो 200 पिक्सल। तो ये कैल्सी फंक्शन यूज करते हैं हम ऐसा करने के लिए। ये हो गया हमारा पूरा डिव, जो हेडर है उसका साइज, उससे मैंने माइनस कर लिया 200 पिक्सल, सेव किया एंड आप देखो कि हमें ब्लैक कलर पीछे दिख रहा है, क्या है ये हमारा हेडर है। अब मैं यहाँ पर मेन्यूज डाल सकता हूँ, है ना, अमेजिंग। तो इस तरह से हम मेन्यूज क्रिएट कर सकते हैं। तो ये होता है सीएसएस फंक्शन का एग्जांपल। और भी बहुत सारे फंक्शंस है, अपकमिंग वीडियोस में जब हम प्रोजेक्ट करेंगे तो हम बहुत सारे फंक्शंस को एनकाउंटर करेंगे, ठीक है। हाँ, तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ एट रूल्स के बारे में। एट रूल्स क्या होता है? तो एट रूल्स बेसिकली इंस्ट्रक्शन है सीएसएस को कि क्या करना है, ठीक है। तो उसके बारे में, उसके लिए हम समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, एट रूल का एक सिंपल सा एग्जांपल ये है कि आपके पास मल्टीपल स्टाइल शीट है। फॉर एग्जांपल आपकी एक पेज लेवल स्टाइल शीट है जो आप पेज स्पेसिफिक स्टाइलिंग कर रहे हो, और आपका एक कॉमन स्टाइल शीट है जिसमें आप ग्लोबल सीएसएस लिख रहे हो जो हर पेज पे एप्लीकेबल है। तो आपने उसमें क्या करना है, एक फाइल क्रिएट करना है कॉमन स्टाइल शीट करके, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देता हूँ कॉमन स्टाइल डॉट सी एस एस, सेव कर ली। अब इसमें मैं कॉमन, मान लो मेरा बैकग्राउंड कलर है जो कॉमन है मेरे पूरे वेबसाइट में, तो मैं क्रिएट करता हूँ सेलेक्टर बॉडी, जो मैं यहाँ पर है ना बॉडी। इसका मैं बोलता हूँ कलर हो जाए, मतलब कौन सी कलर, कलर मैं ले लेता हूँ ग्रीन येलो ले लेता हूँ, ठीक है, सेव कर ली।
सेव करने के बाद आप क्या करो, अभी आपको कलर दिखेगा नहीं क्योंकि इसका यूज हमने किया नहीं। ये हमारा एक कॉमन हाइफन स्टाइल डॉट सीएसएस। तो एट रूल्स क्या करता है, एट रूल्स का बहुत सारे एग्जांपल्स है जो मैं अभी आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ। तो यहाँ पर ये सीएसएस को इंस्ट्रक्शन है बेसिकली। ओके, सीएसएस यहाँ पर हमें कुछ ऐड करना है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ एट, ये हो गया एट से सिंपल, ये हो गया इम्पोर्ट। तो ये हो गया एक एट रूल का एग्जाम्पल, इम्पोर्ट। यहाँ पर आपको बोलना है स्ट्रिंग क्रिएट करना है, सेमीकोलन से एंड करो, एंड आपके फाइल का लोकेशन। तो फाइल कहाँ है, सेम ही डायरेक्टरी में, कॉमन हाइफन स्टाइल डॉट सीएसएस। तो हम बोलेंगे कॉमन हाइफन स्टाइल डॉट सीएसएस, ऐसे लिख दी सेव। एंड अब ये क्या हुआ, ये स्टाइल जो कॉमन स्टाइल है वो मेरे इस वाले स्टाइल शीट में आ गया। तो यहाँ पर जो भी स्टाइलिंग है वो इस वाले स्टाइल शीट में ऑटोमेटिकली आ गई। अब वो वहां पर आपको रिफ्लेक्ट होगा। तो देखो ये हो गया येलो ग्रीन कलर का बैकग्राउंड आ गया हमारे पास। तो ये होता है एड रूल का एग्जांपल। इसी तरह से एक और एड रूल है जो आप आने वाली वीडियोस में बहुत बार देखोगे, जो मैं करूंगा, जो जिसको बोलते हैं मीडिया। तो मीडिया का यूज हम रिस्पॉन्सिव डिजाइन, मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट्स क्रिएट करने के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ @मीडिया, एंड इसके बाद आपको लिखना पड़ता है स्क्रीन। ठीक है, स्क्रीन से रिलेटेड चीजें करनी है। तो स्क्रीन, एंड आपको यहाँ पर एक फंक्शन जैसा लिखना होता है, एंड स्पेसिफाई करना पड़ता है कि आपका विंडो का साइज क्या होगा, मतलब कौन से साइज के लिए मैं स्टाइलिंग करने जा रहा हूँ। तो मैं सपोज करने जा रहा हूँ मैक्स हाइफन विथ। तो ये एक सीएसएस प्रॉपर्टी है, मैक्स विथ, जस्ट लाइक विथ। ठीक है, विथ विथ होता है फिक्स, जितना बोला उतना ही। मैक्स विथ मतलब मैक्स। तो यहाँ पर मैं मैक्स विथ डालता हूँ। जो स्टैंडर्ड साइज होता है मोबाइल्स का होता है 480 पिक्सल। 480 पिक्सल। इसके बाद आपको ऐसे ब्लॉक ओपन किया, डिक्लेरेशन ब्लॉक। इसका क्या मतलब हुआ, मैक्स विथ 480 पिक्सल। इसका मतलब हुआ कि मैक्सिमम 480 पिक्सल या उसके ऊपर ये स्टाइल्स आएंगे। ठीक है, ये सारे स्टाइल्स मतलब अप्लाई हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही 480 से कम या 480 के बराबर होगा, हमको चेंज करनी है चीजें। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने बॉडी लिया हुआ, ठीक है, बॉडी यहाँ पर मैंने डाला हुआ है ये ग्रीन ग्रीन येलो। ठीक है, तो जैसे ही 480 या उसके नीचे आए, मैं चाहता हूँ कि बॉडी का कलर चेंज हो जाए। तो मैं लिखता हूँ बैकग्राउंड, अभी तक क्या है येलो ग्रीन, अब मैं बोलता हूँ बॉडी का कलर ग्रीन हो जाए। तो सेव कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ। अब आपको यहाँ पर सीएसएस डेवलपर टूल्स यूज करना है ब्राउजर का। तो उसके लिए आप राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट पे क्लिक कर दो, एंड आप यहाँ पर आपको दिखेगा ऑप्शन टॉगल डिवाइस। टॉगल डिवाइस को चूज करो तो आपका देखो यहाँ पर साइज चेंज हो गया। मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप देखो ऑप्शन आ रहा है डायमेंशंस रिस्पॉन्सिव। आप इस पर क्लिक करोगे तो आप रिस्पॉन्सिव सेलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पर आपके पास मल्टीपल फोन्स के ऑप्शन है, आईफोन SE, XR12, सैमसंग, आईपैड, सरफेस गैलेक्सी फोल्ड, बहुत सारे फोन्स हैं। यहाँ पर आप कोई भी फोन सेलेक्ट कर सकते हो या फिर आप रिस्पॉन्सिव में ही रख सकते हो। दूसरा आपको विथ और हाइट दिखेगी। तो विथ आपको दिख रहा है 905 एंड हाइट आपको दिख रही है 908। तो जैसे जैसे मैं स्क्रीन का साइज चेंज करूंगा ये आप देखोगे कि ये डिक्रीज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको छोटा करता हूँ। तो आप देखोगे साइज यहाँ पर कम हो गया, 856 पिक्सल। तो मैं ले जाता हूँ इसको 480 तक। ठीक है, तो अभी तक आपका जो कलर है ये आपका कॉमन स्टाइल से आ रहा है। अब जब मैं जैसे मैं इसको 480 पे ले जाऊंगा, आने वाला है ये, आने वाला है, बस ये आ गया। अब देखो ये बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो गया। ठीक है, तो ये होता है चेंज इन स्टाइल, कि अब मैंने मीडिया यूज करके अपना स्टाइल को चेंज किया। इसी तरह आप पूरे के पूरे वेबसाइट को एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ अगेन सीएसएस की बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर होता है शॉर्ट हैंड्स। ठीक है, शॉर्ट हैंड्स क्या होता है, अब मैं आपको कॉमन स्टाइल में लेके आता हूँ। यहाँ पर आप देखोगे मैंने लिखा बैकग्राउंड ग्रीन येलो। ठीक है, यहाँ पर एक ये इसका फुल नेम होता है बैकग्राउंड हाइफन कलर। तो ये भी आप यूज कर सकते हो बैकग्राउंड का कलर चेंज करने के लिए। सेव कर लेते हैं एंड मैं वापस इसको टॉगल कर लेता हूँ एंड इसको हटा भी देता हूँ। तो ये हमारा वापस नॉर्मल हो गया और सेम अप्लाई है कलर। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, बैकग्राउंड कलर हटाकर मैं बोलता हूँ बैकग्राउंड इमेज। ठीक है, यहाँ पे ग्रीन येलो की जगह मैं लिखता हूँ URL, एंड यहाँ पे मैं डाल देता हूँ आप कुछ भी डाल सकते हो। आपके पास अगर एक ऑनलाइन इमेज है तो आप उसकी पूरा इमेज पार्ट एब्सोल्यूट URL डाल सकते हो, लाइक https://www ब्ला 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 ब्ला। ठीक है, वो भी डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पर एक इमेज ऐड करने जा रहा हूँ जो मेरे डेस्कटॉप पे है। मैं उसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी कॉपी कर ली, एंड प्रोजेक्ट्स ओपन किया मेरा, एंड यहाँ पर जो CSS स्ट्रक्चर है मैं यहाँ पर ये इमेज पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको बंद करके वापस आप आओ तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि जो मैंने इमेज ऐड की थी वो यहाँ पर है। ठीक है, तो ये बर्ड की इमेज है, बर्ड फ्लाई कर रही है। तो इस इमेज को मैं अपने बैकग्राउंड में यूज करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे URL की, हाँ URL रखो, एंड यहाँ पर मैं रिलेटिव पाथ यूज करता हूँ। तो यहाँ पर जो URL का पाथ है मैं उसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, एंड वापस से इसको हटा लो, एंड यहाँ पर ये पाथ आप डाल दो, डॉट जो भी आपका इमेज का एक्सटेंशन है वो डाल दो। इसको आप सेव कर लो।
सेव करने के बाद आप देखो कि यहाँ पर ये जो पाथ है, ये इमेज है, ये डॉट जेपेग इमेज है, राइट। वापस मैं आपको कॉमेंट स्टाइल में जाता हूँ एंड आप देखो ये हमने ऐसे बैकग्राउंड इमेज लिख दिया। मैं इसको सेव कर लेता हूँ एंड आप देखो कि हमें बर्ड का इमेज दिख रहा है, ठीक है, बर्ड का इमेज दिख रहा है। अब इसको मैनेज कैसे करें? ठीक है, मैनेज करने के लिए आप और भी प्रॉपर्टीज ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हमको कलर डालना है तो हम कलर भी डाल सकते हैं। बैकग्राउंड कलर बाद में डालते हैं, पहले मैं दिखाता हूँ चीज। अगर मुझे मैं चाहता हूँ कि मेरा जो बैकग्राउंड इमेज है उसकी कुछ और भी प्रॉपर्टीज होती है, जैसे उसका पोजीशन हो गया, रिपीट के बैकग्राउंड इमेज अगर छोटा है तो रिपीट करेगा या नहीं करेगा, ये सारी चीजें। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ बैकग्राउंड हाइफन रिपीट, मैं यहाँ बोलता हूँ नो रिपीट। सेव किया एंड आप देखो कि इसका रिपीटेशन बंद हो गया। आप देखोगे यहाँ पर जो स्पेस है वहां पर व्हाइट दिख रहा है, आपको दिख ये हाईलाइट हो रहा होगा कि इमेज सिर्फ इतना ही आ रहा है। इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी है, उसको बोलते हैं बैकग्राउंड हाइफन पोजीशन। ठीक है, पोजीशन में आपको दो वैल्यू डाल सकते हो, एक्स वाली वैल्यू और वाई वाली वैल्यू। अगर आपको मूव करना अपनी इमेजेस तो एक्स लेवल पे वैल्यू डालो, अगर एक्स मतलब एक्स डायरेक्शन में मूव करना है तो एक्स वाली, वाई डायरेक्शन में मूव करना है तो वाई वाली वैल्यू। तो स्पेस वैल्यू होती है एक्स स्पेस वाई, ऐसा होता है। ठीक है, तो एक्स में मैं डालता हूँ, लेट से मैं चाहता हूँ 50 पिक्सल, वाई में मैं चाहता हूँ कि अगेन 50 पिक्सल। ठीक है, तो मतलब एक्स में 50 पिक्सल शिफ्ट करेगा एक्स की तरफ और वाई में 50 पिक्सल शिफ्ट करेगा नीचे की तरफ। ठीक है, सेव किया एंड आप देखोगे यहाँ पर एक स्पेसिंग क्रिएट हो गई, राइट। मैं इसको HTML को क्लियर करता हूँ तो आपको दिखा पाऊंगा प्रॉपरली। इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ एंड इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ। सेव किया एंड आप देखो यहाँ पर आपको पीछे दिख रहा है। अब मैं इसको और बेटर बनाने के लिए थोड़ा, पता नहीं आपको प्रॉपरली इमेज दिख रहा है कि नहीं, ये एक्स में 50 पिक्सल इस तरफ गया है और वाई में नीचे गया है, तो ये आपका समझो कि ये ऑरिजिन है। ठीक है, अभी यहाँ पर मैं आपको स्टाइल में जाता हूँ एंड यहाँ पे मैं बोलता हूँ बैकग्राउंड कलर एंड अगेन सेम ग्रीन, क्या था, ग्रीन येलो, राइट, ग्रीन येलो। सेव किया एंड आप देखो, हाँ अब आपको प्रॉपरली विजिबल होगा। तो ये एक्स में यहाँ से एक्स से शिफ्ट किया, वाई में यहाँ वाई नीचे से शिफ्ट किया, तो ये हो गया हमारा सेंटर। अभी मैं इसमें कुछ और प्रॉपर्टीज डालता हूँ, लाइक बैकग्राउंड अटैचमेंट। बैकग्राउंड अटैचमेंट क्या होता है वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर पैराग्राफ में जाता हूँ एंड यहाँ पर HTML में जाता हूँ, मैं ढेर सारे पैराग्राफ क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि मेरा कंटेंट बढ़ जाए वेब पेज पे। मेन रीजन यही है, लॉरेम एंड यहाँ पे मैं सॉरी लॉरेम सही डाल दी एंड पैराग्राफ में, चलो इसको सेव कर लेते हैं एंड आप हमारा कुछ कंटेंट तो आ गया, लेकिन इसकी साइज मैं इतनी बढ़ा लेता हूँ कि पूरा का पूरा HTML ढक जाए, पूरा का पूरा पेज ढक जाए। तो मैं यहाँ पर स्टाइल में जाता हूँ एंड पैराग्राफ लिखकर मैं यहाँ पर बोलता हूँ फॉन्ट साइज 200 पिक्सल। सेव कर ली एंड आप देखो वाह कुछ ज्यादा ही बढ़ गया 50 पिक्सल। हाँ तो ये दिख रहा है एंड चलो 100 ले लेते हैं। तो अभी अभी आप देख सकते हो कि हमारा ये पैराग्राफ दिख रहा है एंड काफी बड़ी इसकी साइज है। ठीक है, तो ये जो बैकग्राउंड इमेज है वो क्या हो रहा है, स्क्रोल हो रहा है, मतलब ये इसका फिक्स नहीं है। अगर मैं चाहता हूँ कि बैकग्राउंड इमेज फिक्स हो जाए तो उसके लिए मुझे क्या लिखना पड़ता है, CSS प्रॉपर्टी, वो होती है तुम्हारी बैकग्राउंड अटैचमेंट। तो बैकग्राउंड हाइफन अटैचमेंट, यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल रहा है, ये फायदा होता है VS कोड का। अगर आपको नहीं पता सिंपल आप ऑप्शन यूज करो, बैकग्राउंड अटैचमेंट, यहाँ पे मैं बोल देता हूँ फिक्स्ड। ठीक है, सेव कर ली। अब आप देखो कि आपका जो बैकग्राउंड इमेज है वो फिक्स हो गया। टेक्स्ट तो मूव कर रहा है लेकिन बैकग्राउंड इमेज मूव नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स। तो अब इसके लिए मैंने कितनी सारी चीज लिखी, बैकग्राउंड कलर, इमेज, रिपीट, पोजीशन, अटैचमेंट, इन सब के लिए एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी होती है जो जिसको हम बोलते हैं सिर्फ रिप्रेजेंट करते हैं बैकग्राउंड से। अब इन सारी वैल्यूज को हम सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मैं कलर चाहता हूँ ग्रीन येलो, तो मैं यहाँ डाल देता हूँ ग्रीन येलो कलर एंड मैं चाहता हूँ इमेज, तो उसके लिए मैं ये URL भी कॉपी करके यहाँ पे डाल देता हूँ स्पेस एंड मैं चाहता हूँ बैकग्राउंड का पोजीशन, पोजीशन को आप थर्ड नंबर पे रखो, यहाँ पर आप डाल दो जैसे थर्ड पे पोजीशन, ये 50 पिक्सल 50 पिक्सल एंड अटैचमेंट भी आप डाल दो, तो उसके लिए कॉपी करके इसको यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, सेव कर ली एंड देन आप यहाँ पर इसको ये कर दो, कमेंट कर दो, सेव हो गया। ठीक है, अब ये वाला सेम एक लाइन में हो गया हमारा काम। अब देखो आपको सेम चीजें देखने को मिलेगी, मिल रही है ना आपको सेम चीजें देखने में। यहाँ पर बैकग्राउंड क्या हो रहा है कि बाय डिफॉल्ट रिपीट हो रहा है, क्योंकि हमने वो रिपीट वाली नहीं डाली। तो यहाँ पे नो रिपीट कॉपी कर लो एंड यहाँ पर पोजीशन के बाद डाल दो, सेव एंड आप देखो हमने सेम चीज अचीव कर ली एक लाइन में, है ना। तो आप ये होता है CSS का शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। इसके अलावा और भी एग्जांपल्स होते हैं जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ पर मैं एक और चीज करता हूँ। यहाँ पर मैं रिपीटेशन, अगर आप चाहते हो कि सिर्फ
एक्स डायरेक्शन में रिपीट हो तो आप यूज कर सकते हो रिपीट हाइफन एक्स। सेव किया एंड आप देखो तो ये एक्स डायरेक्शन में रिपीट हो रहा है। अब आपको स्पेसिंग जो दिख रहा था वो नहीं दिखेगा। तो अब देखो यहाँ पर हमने जो एक्स का शिफ्ट पोजीशन रखा था वो एक्चुअली है, बट यहाँ पे ये रिपीट हो रहा है तो इसलिए आपको समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। उसी तरह आप ये वाई डायरेक्शन में भी रिपीट कर सकते हो, एक्स वाई। सेव किया एंड आप देखो ये वाई डायरेक्शन में रिपीट हो गया, पूरा का पूरा इमेज वाई डायरेक्शन में रिपीट हो रहा है ना। अब आप चाहते हो कि आपका पूरा एक्स वाई दोनों डायरेक्शन में रिपीट हो, आप सिंपली हटा दो, ऐसे रिपीट छोड़ दो, या फिर ये फ्लैग निकाल भी दो तब भी सेम चीज होगा। तो आप देखोगे आपका पूरा बैकग्राउंड इमेज अप्लाई हो गया एंड पीछे बैकग्राउंड कलर भी है अगर मैं हैवीली स्क्रॉल कर रहा हूँ तो, ठीक है। तो ये होता है शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। अभी आप देखो मैं दूसरा एग्जांपल आपको देता हूँ शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी के, इसको मैं यहाँ रहने देता हूँ एंड मैं बैकग्राउंड इमेज यहाँ से ये निकाल लेता हूँ यार, ये सारी निकाल ही देता हूँ, थोड़ा सा गंदा दिख रहा है एक्चुअली। हाँ तो ये हो गया हमारा ये। अब मैं वापस से अपने HTML पे आता हूँ एंड आपको एक और प्रॉपर्टी दिखाता हूँ जो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। चलो अपने बॉक्स को एनेबल कर लेते हैं, एक्टिवेट कर लेते हैं, ठीक है। एंड इस पैराग्राफ को कमेंट कर देते हैं एंड ये रहा हमारा बॉक्स, सेव कर ली एंड आप देख सकते हैं कि हमारा बॉक्स वापस आ गया। अब इसको CSS में जो हमने की है ऊट पटांग हरकतें वो निकाल देता हूँ। सेव कर ली, अभी हमारा नॉर्मल बॉक्स दिख रहा है एंड अगेन थोड़ा चीज़ें क्लियर कर लेते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आए। सेव कर ली एंड ये हमारा बॉक्स आ गया नॉर्मल, ठीक है। इस बॉक्स के अंदर हम एक पैराग्राफ डाल देते हैं। तो पैराग्राफ के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पैराग्राफ लॉरेम। सेव कर ली एंड काफ़ी बड़ा हो गया, यहाँ पर वो वाला स्टाइल अप्लाई हो गया जो हमने यहाँ पर ऐड किया था। तो मैं ये निकाल देता हूँ, अननेसेसरी है सेम। एंड आप देखोगे आपका पैराग्राफ आ गया इस बॉक्स के अंदर, है ना, पूरा बॉक्स के अंदर ये पैराग्राफ आ गया। अब मैं क्या करता हूँ कि एक प्रॉपर्टी होती है CSS की पैडिंग या फिर मार्जिन, है ना। तो पैडिंग के लिए आप क्या करो, सिंपल index.html पे सॉरी CSS पे जाओ अपने एंड बॉक्स पे मैं चाहता हूँ कि पैडिंग अप्लाई करो, ठीक है। तो पैडिंग या फिर चलो मार्जिन से करते हैं। मैं चाहता हूँ कि यहाँ ये जो बॉक्स है ना इसके लेफ्ट राइट सब जगह थोड़ी स्पेसिंग क्रिएट हो जाए। बेस्ट होगा पैडिंग, पैडिंग से ज्यादा बेटर समझ में आएगा। तो मैं चाहता हूँ कि पैडिंग पैडिंग हो जाए लेफ्ट से 10 पिक्सल। सेव किया तो आप देखो लेफ्ट में थोड़ा स्पेस क्रिएट हो गया, अब और ज्यादा भी कर सकते हो, लेट से 20 पिक्सल। तो अब आपको देखो यहाँ पर 20 पिक्सल का स्पेस क्रिएट हो गया। मैं चाहता हूँ पैडिंग टॉप से भी आ जाए, पैडिंग टॉप से मैं ले लेता हूँ 20 पिक्सल। आप देखो कि टॉप से भी आ गया। इसी तरह पैडिंग पैडिंग टॉप, पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग टॉप, पैडिंग राइट एंड पैडिंग बॉटम, ठीक है, डाल दी। एंड आप देखोगे 4 साइड से 20 पिक्सल की पैडिंग क्रिएट हो गई, ठीक है। तो ये होता है पैडिंग CSS का, ये हम बहुत ही यूज करेंगे। इसी तरह एक मार्जिन भी होता है, पैडिंग की जगह आप मार्जिन लिख दो, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन टॉप, राइट, बॉटम। तो यहाँ पर पैडिंग मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि स्पेसिंग आपको बेटरली दिखेगा, मैंने बैकग्राउंड कलर डाल रखा है। तो इस इन सब का एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी होता है जिसको हम सिर्फ और सिर्फ पैडिंग से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पैडिंग स्पेस, यहाँ पर आपकी वैल्यू जाएगी। तो वैल्यू बेसिकली कॉम्बिनेशन में जाती है, क्लॉकवाइज जाती है, टॉप, लेफ्ट, बॉटम एंड राइट, ठीक है, क्लॉकवाइज, ये याद रखना। तो ये सेम चीज में मैं करता हूँ, 20 पिक्सल टॉप से, 20 पिक्सल राइट से, 20 पिक्सल बॉटम से, 20 पिक्सल लेफ्ट से। सो 20 पिक्सल राइट, 20 पिक्सल टॉप से, 20 पिक्सल राइट से, 20 पिक्सल बॉटम से एंड 20 पिक्सल लेफ्ट से। सेव कर ली एंड ये पूरा का पूरा मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। सेव कर ली एंड आप देखोगे सेम, कोई चेंज नहीं आया भाई। ये वही एक लाइन की पैडिंग से हमने सेम चीज अचीव कर ली, ठीक है। तो ये होता है पैडिंग। इसके अलावा आप ऐसे भी कर सकते हो कि मान लो आप चाहते हो कि टॉप एंड बॉटम से 20 पिक्सल हो, टॉप बॉटम से 20 पिक्सल हो, या फिर आप चाहते हो कि लेफ्ट राइट से 20 पिक्सल हो, है ना। तो लेट्स से अगर मैं चाहता हूँ कि टॉप बॉटम से एक 20 पिक्सल लग जाए और लेफ्ट राइट से 40 पिक्सल लग जाए, ठीक है। तो टॉप बॉटम एक साथ लगेगा, लेफ्ट राइट एक साथ लगेगा। सेव किया एंड आप देखो तो लेफ्ट राइट से 40 पिक्सल लगा, टॉप बटन से 20 पिक्सल लगा। बस की थोड़ी सी और बढ़ा देता हूँ ताकि बेटर समझ में आए, 60 कर देता हूँ। तो आप देखो आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि लेफ्ट राइट से 60 पिक्सल की पैडिंग लगी है एंड टॉप एंड बॉटम से 20 पिक्सल की पैडिंग लगी है। तो ये होता है हमारा CSS शॉर्ट हैंड। तो बताओ मुझे ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर इंटरेस्टिंग लगी है, इसी तरह की और भी वीडियोस आपको चाहिए आने वाली CSS में तो प्लीज यार कमेंट करके बताओ, या आपको CSS की कोई एक टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए देन अगेन आप कमेंट करके बताओ, है ना। आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही है, मजेदार लग रही है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, अपने फ्रेंड्स, रिश्तेदारों, भाई बहन के साथ शेयर करो, उन सबको सॉफ्टवेयर डेवलपर